हाँ हमने नॉर्मल सर्कल पढ़ लिया, दो तरीके के सर्कल पढ़ लिया, एक तो स्ट्रिंग के साथ और एक बिना स्ट्रिंग के। और बिना स्ट्रिंग के जब होता है तो टेंशन कौन प्रोवाइड करता है? टेंशन वाला काम कौन करता है? नॉर्मल। ठीक है, अब हम ये वाला केस करते हैं जिसमें दो केस आते हैं, बल्कि इसके अंदर ऐसे एक नहीं दो। जैसे मान लो एक मासलेस रोड है, मासलेस रोड के यहाँ पे एंड पे एक एम हमने लगा रखा है और इसको अगर घुमाया जाए तो क्या होगा? ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, ये तो बहुत आसान वाला केस है। इसमें जैसे जब स्ट्रिंग होती थी तो उसमें क्या होता था कि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में या इस एरिया में ये सर्कल को छोड़ सकता था जब स्ट्रिंग होती थी, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो छोड़ने वाला सीन ही नहीं है, क्योंकि रॉड है। तुम यहाँ से भी छोड़ोगे या कहीं से भी छोड़ोगे, किसी पॉइंट में छोड़ोगे, करेगा तो वो सर्कुलर पाथ ही, चाहे वो पेंडुलम हो या कुछ भी हो, लेकिन करेगा तो सर्कुलर पाथ ही। अब इसके अंदर हमें अगर मान लो ये निकालनी पड़ जाए कि अगर एक पूरा सर्कल इसको कराना है, हमें क्या कराना है, इसको पूरा सर्कल कराना है, तो कितनी वेलोसिटी इसको मिनिमम चाहिए। जैसे हमने स्ट्रिंग वाले केस में क्या आई थी, √5gr। इस पर्टिकुलर केस में अब निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें तो सिर्फ क्या देखना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या देखना है, वेलोसिटी देखनी है, और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल खड़ा हो जाएगा सीधा ऊपर। ठीक है, अदरवाइज ये क्या करेगा, सर्कल करेगा। अब इसके ऊपर देखो क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे r ले लो, इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ले, u ले ले। तो इनिशियल वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो आई 12mu² प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज 0 इज इक्वल टू 12mv², 12mv² उस पॉइंट पे, और पोटेंशियल उसका mg इंटू में 2r, mg इंटू में 2r। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। हमें क्या चाहिए, देखो ये हो जाएगा mv² इज इक्वल टू mu² माइनस 2mgr। देखो यही आएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये मैंने 2 एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से m भी कट गया, देखो m कैंसिल आउट, तो v² इज इक्वल टू u² माइनस 4gr। हमें वेलोसिटी क्या चाहिए, ये वाली वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, ये वाली वेलोसिटी क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से u क्या आ गया, ग्रेटर देन 4gr। ध्यान रहे यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन है। इक्वल अगर हो गया तो वो क्या करेगा, सर्कल नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग देते तो टेंशन नीचे गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू √4gr। चलो अब देखो इसी के अंदर एक और वेरिएंट भी आता है, देखो किस तरीके से। अगर मान लो इसकी जगह ऐसे ना करके ऐसे दे दो तुम्हें, देखो ये ऐसे केस, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अब मान लो इसके अंदर एक मास फंसा दे ऐसे, मान लो कि ये फ्रिक्शनलेस है ऐसे। ठीक है, और इसको एक इनिशियल वेलोसिटी u दे दे, तो अब बता, हमें वही चीज़ निकालनी है कि अगर एक सर्कल इसको कराना है, पूरा सर्कुलर पाथ कराना है, तो कितनी वेलोसिटी चाहिए। अब देखो क्या यहाँ पे ये नीचे गिरने के चांसेस हैं, इसके अंदर कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके साथ साथ चलता रहेगा। तो सेम केस जो हमने रॉड वाला किया था, सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसकी भी वेलोसिटी क्या आएगी, इस पर्टिकुलर केस में भी वेलोसिटी आएगी u इज ग्रेटर देन 4gr। ऐसे केसेस में भी यही आती है। ये चीज़ समझ में आ गई तुम लोगों को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है ना, क्योंकि सेम वही केस बनेगा जैसे रॉड का केस है वैसे ही, क्योंकि ये नीचे तो गिरने वाला है नहीं, इसमें मतलब स्लैक नहीं आएगा कभी भी, है ना। चलो अब देखो इसके ऊपर एक आधा छोटा छोटा क्वेश्चन देख लो, मतलब एक काफ़ी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। मान लो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो एक रेडियस है, जैसे 2 मीटर का रेडियस है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी दे दी √80। ये कह रहा है कि एक रेडियस है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, इसको एक इनिशियल स्पीड दे दी √80। ठीक है, ड्यूरिंग दिस, अब ये क्या करेगा, ये सर्कल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, √4gr। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कितने रीजन में ये इस बाहर वाली रिंग को सपोर्ट लेगा, कितने रीजन में ये बाहर वाली रिंग से सपोर्ट लेगा और कितने रीजन में ये अंदर वाली से सपोर्ट लेगा।
भाई जब तुम इसको वेलोसिटी दोगे तो कुछ तुम्हें नहीं, देखो ऐसे फील करके देखो कि ये बाहर वाली से सपोर्ट लेता हुआ चलेगा और फिर कहीं ना कहीं तो ये नीचे की भी आएगा और फिर नीचे वाली को सपोर्ट लेगा। तो तुम्हें वो रीजन बताना है, फाइंड आउट द रीजन वेयर इट विल टेक सपोर्ट फ्रॉम द आउटर रिंग एंड वेयर इट विल टेक द सपोर्ट फ्रॉम इनर रिंग। अच्छा देखो सिंपल, क्या तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद है? cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GR अपॉन में 3GR, याद है? ये क्या बताता था कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी देते हैं तो P तक पहुंचने पे उसका एंगल कितना होता है किसी पॉइंट P तक। अब तुम ध्यान दो कि जब तुम ये ऐसे चलोगे, ठीक है, P तक पहुंचने का मतलब क्या था? उसके बाद टेंशन जीरो होने वाला है। अब टेंशन अगर यहाँ पे, तो टेंशन वाला कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई टेंशन वाला सीन है नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिंग थोड़ी ना है, ये तो एक रेडियस है, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर जिस पॉइंट P तक ये cos थीटा चलेगा वहाँ तक ये क्या करेगा? आउटर रिंग को सपोर्ट लेगा। उसके बाद जैसे ही नीचे करने की कोशिश करेगा तो इसको सपोर्ट कौन दे देगा? नीचे वाली रिंग, ठीक है। तो लगाओ cos थीटा, देखो cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 80 माइनस 2 इंटू में G इंटू में R मतलब 2 अपॉन में 3 इंटू में 10 इंटू में 2, कितना हो गया ये? 40 बटे 60, कितना हो गया? 2/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, जो भी ये आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ये थीटा यहाँ से होता था ना, ये थीटा जो भी आया cos इनवर्स 2/3 जो भी आया ये, ठीक है, उस पॉइंट तक क्या करेगा? ये बाहर वाली रिंग से सपोर्ट लेगा और उसके बाद क्या करेगा? अंदर वाली से। दोबारा कहाँ से निकलेगा ये, फिर बाहर आ जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ेगी। तो ये बाहर जैसे मान लो यहाँ पे आया, उसके बाद क्या करेगा? ये बाहर वाली से बाहर वाली से सपोर्ट लेगा। नहीं, वो भी आएगा, यही होगा ना cos इनवर्स 2/3। यस एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल चलेगा ये। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कुछ इस तरीके से, अगर मान लो तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया जाए, हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक मास रखा है ऐसे, कुछ रेडियस मान लो, ठीक है। अगर मान लो इसको तुम क्या करते हो, यहाँ से प्रोजेक्ट कर दो किसी एक सर्टेन वेलोसिटी से, मतलब इतनी तेज़ नहीं कि सीधा निकल जाए, मतलब एक नॉमिनल वेलोसिटी से तुम्हें क्या देना है? इसको वेलोसिटी देनी है, ठीक है। तो क्या ये ऐसे आएगा? इसके साथ साथ चलता हुआ आएगा। अब पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो है बिल्कुल इसके साथ साथ स्लाइड करता हुआ आएगा या किसी एक पॉइंट पे इसको छोड़ देगा? हाँ, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया कि हमने इसको ऐसे वेलोसिटी दी कि इनिशियली इसके साथ चलेगा, या ऐसे काम करो, इसको एक हल्का सा जर्क दे दो, चलो हल्का सा जर्क दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये इसके साथ साथ चले, ज़रूरी नहीं है इसके साथ साथ चले, किसी एक पॉइंट पे इसको छोड़ सकता है, लेकिन छोड़ने की कंडीशन क्या होगी ये बताओ? अगर ये इसके, अच्छा ये ऐसे बताओ, अगर ये इसके साथ साथ चल रहा है तो किसकी वजह से चल रहा है? किसकी वजह से चल रहा है? नॉर्मल की वजह से। किसकी वजह से चल रहा है? नॉर्मल की वजह से। अगर इसको इस मास m को ये सर्कुलर पाथ छोड़ना है तो n क्या हो जाना चाहिए? 0, ठीक है। मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पॉइंट पे है मान लो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये छोड़ने वाला है इसको, तो n क्या होगा वहाँ पे? 0, ठीक है। इसके ऊपर लगाओ, इक्वेशन लगाओ, देखो बाहर की तरफ n प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg। अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा, तो mg cos थीटा, तो mg cos थीटा, ठीक है। अब ये n तो 0 होने वाला है, n इज़ 0, तो m से m कट गया, तो v² इज इक्वल टू gr cos थीटा आ गया, gr cos थीटा। तो v की वैल्यू क्या आ गई? √gr cos थीटा, √gr cos थीटा। तो ये तो वेलोसिटी आई है, अब हमें ये वाला पॉइंट भी निकालना है। हमें तो क्या करना है? ये पॉइंट निकालना है। अब इस पॉइंट को कैसे निकाल लें? एनर्जी कंजर्व करके। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कराओ। तो क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो घट के क्या बनेगा? इसका काइनेटिक बनेगा।
तो यहाँ पे अगर ये टोटल आर है, ये थीटा है, तो ये कितना है फिर आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा है ना, ठीक है। तो ये क्या बना एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। ये क्या है पोटेंशियल लॉस, दिस इज व्हाट पोटेंशियल लॉस। और यही क्या बनने वाला है पोटेंशियल गेन, सॉरी काइनेटिक गेन, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया आर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया जी इंटू में आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी स्क्वायर। ये इधर आ गया, ये बन गया 2 जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जी आर कॉस थीटा। जी आर से जी आर कट गया, 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो ये थीटा जो है वो कॉस इनवर्स 2/3 पे ये इसको लीव करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब इसके अंदर देखो फर्दर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो कैसे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई, ठीक है। अब बता ये कितनी दूर जाके गिरेगा इस पॉइंट से, ये मान लो पॉइंट ओ है, ठीक है। अब ये कैसा केस बन रहा है, देखो ऐसा केस बन रहा है, ये थीटा है तो फिर ये भी क्या हो गया थीटा, देखो यही बनेगा ना, ये नीचे वाला बनेगा ऊपर वाला बनेगा, ये देख लो बस, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा थीटा। देखो वेलोसिटी तुम्हें पता है अंडर रूट में जी आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू 1 ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। हमें ये देखो ये डिस्टेंस पता लग गया, अगर हमें थीटा पता तो फिर हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। अबे वर्टिकल निकालेगा तभी तो टाइम आएगा, फिर हॉरिजॉन्टल से क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल। नहीं समझा, अगर तेरे को वेलोसिटी पता है थीटा पता है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख ले, ठीक है। जैसे तूने वर्टिकल कंपोनेंट लिखा, ये तेरे को डिस्टेंस पता लग गया, ठीक है। उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो तो निकाल सकता है, उस टाइम से इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ये डिस्टेंस जो होगा ना, ये जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ से आएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये डिस्टेंस आएगा, इसमें फिर तुम्हें ये ऐड करना होगा, आर साइन थीटा ऐड करना होगा। सेम चीज़ को ऐसे भी पूछा जा सकता था, ये सरफेस एरिया, अब क्या होता, ये ऐसे गिरता, ठीक है। उसमें क्या होता, बस ये आर और बढ़ जाता, ठीक है। ये डिस्टेंस में सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ नहीं है, मिक्स है बस, प्रोजेक्टाइल का और सर्कुलर का मिक्स है बस ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो पावर। देखो पावर जो है बहुत सारे टॉपिक्स में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ फोर्स। लिखो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स। बेसिकली क्या है, पावर P इज इक्वल टू W/T है, मतलब वर्क डन, जो भी वर्क हम कर रहे हैं उसको किस रेट से हम कर रहे हैं वो है, ठीक है। तो इसको ऐसे ना लिख करके हम इसको ऐसे लिखते हैं dW/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो P इज इक्वल टू dW/dt। यहाँ पे ये P कौन सी है, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो वो कैसे लिखी जाती, डेल्टा W अपॉन में डेल्टा T। अगर ये डेल्टा T बहुत छोटा है, अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट डेल्टा T अप्रोचेज टू ज़ीरो, डेल्टा W अपॉन में डेल्टा T विच इज टर्म्ड एज dW/dt। ये तो तुम्हें पहले से ही आता है, ठीक है। अगर मान लो इसी तरीके से जैसे तेरे को मान लो ऐसे दे रखा है P इज इक्वल टू dW/dt, ठीक है। अगर तेरे को किसी तरीके से पावर और टाइम के बीच में रिलेशन निकाल के तेरे को वर्क निकालना है, ठीक है। पावर तेरे को दे रखा है, तेरे को क्या निकालना है, वर्क निकालना है, तो तू कैसे करेगा, dW इज इक्वल टू P/dt। फिर तू क्या कर लेगा, इंटीग्रेट कर लेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्क निकल के आ जाएगा, ठीक है, वाइस वर्सा ये चीज़। और देखो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर, या इसको वॉट भी बोलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना जरा, वर्क का क्या होता है, तो बाय टी और आ गया T-3, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, mL2T-3। स्केलर वेक्टर, स्केलर, क्योंकि वर्क डन स्केलर है तो ये भी क्या है, स्केलर।
तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक सी। और देखो देखो कुछ ऐसे, अभी हमने देखा कि जो P है, देखो P जो है वो है dW/dt, d/dt। W को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख लो, चलो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा F डॉट S होता है वहाँ पे, है ना। तो P इज इक्वल टू F तो कांस्टेंट, अगर मान लो मैं कांस्टेंट फोर्स की बात करूँ, अगर मैं मान लो कांस्टेंट फोर्स की बात करूँ, तो F d/dt ऑफ S, और ds/dt क्या है, वेलोसिटी। तो पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं F डॉट V, F डॉट V, F डॉट V। अच्छा आगे लिखो, इसी के अंदर देखो, अगर मान लो कभी कभी रिलेशन में, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे मान लो कांस्टेंट पावर है, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालो। कांस्टेंट पावर हो तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालो। तो कैसे निकालते हैं, देखो किस तरीके से। देखो अगर मान लो पावर कांस्टेंट है P, तो देखो इस तरीके से, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही है इसके अंदर, ठीक है, एक फोर्स लग रही है जो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही है। तो बेसिकली m इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m। और अगर एक्सेलरेशन F/m है तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, dv इज इक्वल टू F/m, F/m, ठीक है। अच्छा अगर पावर की बात करें, पावर कांस्टेंट है तो F, देखो यहाँ से पावर कांस्टेंट तो F इंटू में V, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, सॉरी F क्या आ जाएगा, P अपॉन में V। तो इस F की जगह P अपॉन में V लिख सकते हैं। तो dv/dt इज इक्वल टू P अपॉन में V अपॉन में M, ऐसे, ठीक है। इसको इधर ले आओ, V dv इज इक्वल टू P/m इंटू में dt, इसको कर लो इंटीग्रेट, क्योंकि P कांस्टेंट M कांस्टेंट, मैंने बोला P जो है वो कांस्टेंट रखना है, तो P कांस्टेंट M कांस्टेंट, तो जो रिलेशन आएगा निकल के आएगा वो देखो कैसे आ जाएगा। अगर मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी u से v तक जा रहा है और ये 0 से t तक जा रहा है, ठीक है, तो रिलेशन क्या आया, v² माइनस u²/2 इज इक्वल टू P/m इंटू में t, P/m इंटू में t। अगर मान लो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, अगर मान लो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, तो v और t के बीच में रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर इसी क्वेश्चन में, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तेरे को v और x के बीच में रिलेशन पूछ ले, v और, अभी तो v और t के बीच में रिलेशन है, अगर मान लो तेरे से पूछे v और x के बीच में रिलेशन, तो तू कैसे निकालेगा, देख सेम चीज़ यही, a इज इक्वल टू f की जगह मैं P/v लिख रहा हूँ, देखो P/v इंटू में m, इस a को क्या लिख दूँ मैं, v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू P अपॉन में v इंटू में m। अब ये क्या हो जाएगा, v² dv इज इक्वल टू P/m इंटू में dx। तो अब जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या दे देगा तेरे को, v और x के बीच में रिलेशन। अब तेरे को जो रिलेशन आएगा वो किसके बीच में रिलेशन आएगा, v और x का रिलेशन, ठीक है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक वेल है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मोटर लगी होगी, जैसे ये मोटर लगी है, ठीक है, ये मोटर लगी है, ठीक है, ये क्या कर रही है, यहाँ से पानी को पंप आउट कर रही है बाहर, और ये जो पानी की जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये 800 kg पर मिनट पानी को, इसको क्या करना है, बाहर की तरफ फेंकना है। तो बताएं पावर क्या होगी, फाइंड आउट पावर। देखो बेसिकली करना क्या है हमें, अगर तुम ध्यान से देखो कि 800, ये हाइट क्या दे रखी थी हमें, 10 मीटर, राइट, ये हाइट है 10 मीटर। अच्छा देखो 800 kg को सबसे पहले नीचे से ऊपर तक पहुंचाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका पोटेंशियल, देखो बेसिकली पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए, वर्क डन अपॉन में क्या करते हैं, टाइम करते, तो हमें क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। तो वर्क डन निकालें सबसे पहले। वर्क डन क्या है, देखो जो पोटेंशियल एनर्जी इसको यहाँ पे देनी है, इसको मतलब 800 kg को इस हाइट तक लिफ्ट करना है, तो सबसे पहले तो लगेगा mgh प्लस, और इसी वेट को क्या करना है, इसको वेलोसिटी भी देनी है, और वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस ½ mv²,
अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम, क्योंकि ये क्या है एनर्जी और एनर्जी क्या है वर्क, ठीक है, वर्क अपॉन में टाइम। तो निकालो इसको, मास 800 इंटू में 10 इंटू में 10 प्लस हाफ इंटू में 800 इंटू में 400, यही हो गया ना। अपॉन में क्या आ गया 60, पर मिनट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर ले, कितना आ गया ये प्लस 16 अपॉन में 60, ठीक है। ये कितना हो गया 24, एक ज़ीरो कट गया, 16 और 8 24 डिवाइड बाय 6, तो मतलब आ गया 4000। क्वेश्चन, एक ब्लॉक 2 kg का फोर्स लग गया मान लो 40 न्यूटन ले लो, 0.2 ले लो, ठीक है। फाइंड पावर इन t इज इक्वल टू 2 पे। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। एफ नेट है कितना इसमें 40 माइनस म्यू एम जी, म्यू एम इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। कितना आ गया ये हो गया 4 इज इक्वल टू 2 इंटू में ए, तो ये हो गया 36 बटे ए मतलब 18, ए आया 18, ठीक है। अगर ए 18 है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v कितना आ गया 0 प्लस 18 इंटू में t, तो v आ गया 36। अगर v 36 है f 40 है तो पावर कितनी है 40 इंटू में 36, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया, हो गया था। अगला क्वेश्चन लिख, एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इसके ऊपर एक ऐसे फोर्स लग रहा है F थीटा एंगल पे, और इसका काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू, एंड बाय अप्लाइंग दिस फोर्स दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, विद a constant speed v, फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स। अब देखो सिंपल है, वेलोसिटी दे रखी है, देखो वेलोसिटी दे रखी है, पावर क्या होता है एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा लगा लो, एफ कॉस थीटा इंटू में वी, तो यही क्या है पावर है, बस खत्म, यही पावर है, हो गया खत्म, एफ कॉस थीटा इंटू में वी, दैट्स इट। अबे वी दे रखा है यहाँ पे, निकालना थोड़ी ना है, पिछले क्वेश्चन में वी दे नहीं रखा था, हमने निकाला था, इस क्वेश्चन में वी ऑलरेडी दे रखा है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेट वो वेलोसिटी निकालने के लिए, उसको पता है, देखो फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा, इस एफ कॉस थीटा की वजह से वेलोसिटी कितनी आ रही है वी, तो पावर कितनी आ गई एफ इंटू में वी, वो फ्रिक्शन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है ना जब वी आया उसके अंदर, नहीं समझे भाई, फोर्स जितना भी लगा और फ्रिक्शन जितना भी लगा उसकी वजह से स्पीड आ गई मेरे पास, तो आंसर क्या है एफ कॉस थीटा वी, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर दिस चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। अब इसके बाद प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना।